स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉम। और आज हम करने वाले हैं समास। ओके, आज हम करेंगे समास का पूरा टॉपिक और उसका परिचय और उसके जो भी भेद है वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे आज। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द मतलब एक और शब्द बनाते हैं, एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं समास। समास से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। ठीक है, समस्त पद को अलग अलग करके उसका अर्थ स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह। चलो अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण शब्द, यानी जो जो अभी आए जैसे पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, विग्रह, इन सब का मतलब जान लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, सबसे पहले पूर्व पद। समास का पहला पद जो होता है वो होता है पूर्व पद। ठीक है, समास का दूसरा शब्द जो होता है वो होता है उत्तर पद, और समस्त पद होता है समास से बना नया शब्द। यानी पूर्व पद और उत्तर पद से जो हमारा शब्द बनता है, नया शब्द, उसको हम कहते हैं समस्त पद। उसके बाद विग्रह, समस्त पद को अलग करके अर्थ स्पष्ट करना। जो हमारा स्पष्ट पद होता है, यानी जो हमारा नया शब्द बनता है, उसको अलग अलग करके उसके अर्थ को स्पष्ट करना कहलाता है विग्रह। यह समास विग्रह। अब है नेक्स्ट, समास के 6 भेद कौन कौन से हैं, एक बार ऐसे रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इनको डिटेल से पढ़ना ही है। सो फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, सेकंड है तत्पुरुष समास। और हाँ, समास के कितने भेद होता है, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। थर्ड है कर्मधारय समास। फोर्थ हो जाएगा हमारा द्विगु समास, फिफ्थ द्वंद्व समास, और सिक्स बहुव्रीहि समास। जो भी हमने समास ये हमारे 6 देखे हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम देख लेते हैं समास के 6 भेद, उनकी परिभाषा में पहचान। ठीक है, यानी अभी हम ना इनको थोड़ी थोड़ी ऐसे पढ़ लेते हैं, बिल्कुल जो हम डिटेल से पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, तो वो अभी हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इनकी रीडिंग कर लेते हैं। सो इसके लिए फर्स्ट है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्ययी के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उदाहरण जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन का जो पहला पद है वो है प्रति। ओके, तो पूर्व पद क्या है? इसका प्रधान है, और समस्त पद अव्ययी के रूप में प्रयुक्त होता है। सो ये है हमारा अव्ययी भाव का समास, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल। तो अब सेकंड है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के आगे भेद भी होते हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और ये जो भी हम समास पढ़ रहे हैं इनको भी बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी, सो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, अब तत्पुरुष समास का उदाहरण है राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र, यानी राज प्लस पुत्र। थर्ड है कर्मधारय समास, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वो होता है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे उदाहरण नीलकमल। नीलकमल मीनिंग होता है नीला कमल। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी तुम्हें कोई संख्या दिख रही है, जैसे जो हमारा त्रिभुज होता है। ठीक है, सो जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है, जो त्रिभुज होता है, तो यहाँ पे 3 हो गया ना, तो त्रि मानी जो हमारा 3 होता है वो की संख्या होती है ना, इसलिए वो द्विगु समास है। सो हमारे त्रिभुज मतलब क्या होता है? 3 भुजाओं का समूह, तो 3 संख्या है, इसलिए आप सिंपल से ऐसे याद रख लो कि द्विगु समास वो होता है जिसमें संख्यावाचक मतलब द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो होता है संख्यावाचक। मतलब जिस भी समास में आपको कोई पहला पद संख्यावाचक दिख जाए तो वो होगा द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। सो द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, यानी जो हमारा
पूर्व पद होगा वो भी प्रधान होगा, और जो दूसरा पद होगा यानी उत्तर पद होगा वो भी प्रधान होगा। और जो हमारे दो पद होंगे उन दोनों के बीच में हम यूज करेंगे और या तथा का, ठीक है। उनके बीच और या तथा का भाव होता है। उदाहरण मेरे को लगता है सबसे इजी इनमें से द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, ठीक है। सो इसमें जो द्वंद्व समास होता है इसमें लग जाता है बस ये कि माता और पिता, बस इतना ही होता है, यहाँ पे और लग जाएगा। और जहाँ आपको लगे कि तथा सूटेबल है वहाँ पे आप तथा भी लगा सकते हो। जैसे रात और दिन होते हैं, ठीक है, रात दिन में और लगेगा, वो भी द्वंद्व समास है। और मतलब ऐसे भाई बहन, भाई और बहन, इनमें भी और लगेगा, सो वो भी द्वंद्व समास ही है। अब सिक्स्थ है बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे दस आनंद, दस है आनंद जिसके, इसका इसमें किसका, किसी और व्यक्ति का, मतलब किस तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है। दशानन कौन था? दशानन था रावण, जिसके 10 मुख थे। सो इसमें रावण की बात हो रही है, तो मतलब जैसे ही किसी और व्यक्ति की बात हो और कोई भी पद प्रधान ना हो, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। मैंने आपको बताया था कि बाद में हम इन समास को डिटेल से पढ़ेंगे। सो अब उनको पढ़ेंगे हम डिटेल से, जो भी हमने सारे ऊपर समास पढ़े थे उनको। पहले हमें पढ़ना है कर्मधारय और द्विगु समास, ठीक है। पहले कर्मधारय समास पढ़ेंगे। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। जिस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहचान क्या होती है इसकी? विशेष्य प्लस विशेषण हो, विशेषण प्लस जहाँ पे विशेष्य हो वो ही होगा हमारा कर्मधारय समास। अब देख लेते हैं कर्मधारय समास को अच्छे से समझने के लिए उसके एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट है नीलकमल, नीला कमल। सो इसमें विशेष्य बताने की कमल कैसा है, विशेषण बता रहे हैं ना कमल का कि कमल नीला है इसलिए नीलकमल। सो ये भी इजी है कि कर्मधारय समास जिसमें विशेषता बता रहे हो। जैसे महापुरुष, महान पुरुष में बता रहे हैं ना कि पुरुष है वो महान है, इसलिए इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है काली मिर्च। इसमें मिर्च की विशेषता बताई है, काली मिर्च, ओके, मतलब काली मिर्च, इसमें मिर्च कैसी है? काली, इसलिए इसकी विशेषता बताई है और इसलिए ही ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। इसमें मुख बताया कि कैसे हैं, चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के जैसे हैं, इसमें भी विशेषता बताई है। आई होप आपको कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं द्विगु समास। चलो अब द्विगु समास की एक बार फिर से परिभाषा पढ़ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। ओके, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद से समूह का बोध होता है उसे कहते हैं हम द्विगु समास। यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक है लेकिन आप उन पे ध्यान मत दिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी पहचान क्या होती है कि जो हमारा शब्द होता है उसका पहला पद संख्यावाचक शब्द होता है, जो दूसरा पद होता है वो सिंपल होता है, ठीक है। तो आपको इसकी पहचान, द्विगु समास की पहचान आप एग्जाम्पल देख के ही कर लोगे। जैसे फर्स्ट इसका एग्जाम्पल यही है, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। तो यहाँ पे संख्यावाचक यानी संख्या बता दिया। वैसे ही सारे एग्जाम्पल में हमें बता रखी है, जैसे 5 वटों का समूह और सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, और ऐसे ही 4 राहु का समूह। इन सब में क्या बताइए? संख्या, इसलिए ये है द्विगु समास। आई होप आपको द्विगु समास भी इजीली तरीके से याद हो गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो हमारे पढ़ने के लिए नेक्स्ट 2 समास हैं, वो है द्वंद्व और बहुव्रीहि समास, ठीक है। सो द्वंद्व समास पढ़ेंगे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। सो द्वंद्व समास क्या होता है, परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच और, तथा या आदि का भाव होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पहले तो हमने पढ़ा था कि और तथा यूज होगा, लेकिन इसमें या का यूज भी हो सकता है। पहचान, दोनों पदों के बीच और तथा या लगाकर विग्रह किया जाता है, और ये मतलब पक्का है कि जो द्वंद्व समास होगा इनमें इन और तथा या इन शब्दों का यूज होगा। हम उदाहरण देख लेते हैं इजी तरीके से। जैसे फर्स्ट है माता पिता, माता और पिताओं के अभी देखा था। उसके बाद सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सो मतलब इन सबको आप देख के बता दोगे कि ये द्वंद्व समास है। और वैसे ही जैसे यहाँ पे और था वहाँ पे तथा या भी आता, या। सो मतलब फिर भी आप बता देते कि
वो द्वंद्व समास है, और इसलिए ही द्वंद्व समास सारे समासों में से सबसे ज़्यादा इजी है। आई होप आपको भी ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो सेकंड है हमारा बहुव्रीहि समास। परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त पद से किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बताया हो जिस समास में, वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। पहचान, विग्रह में अक्सर जिसका, जिसके, जिसकी आदि शब्द आते हैं। सो उसमें जैसे 10 हैं आनंद जिसके, तो जिसके शब्द आया है ना, इसलिए वो बहुव्रीहि समास होगा, और यही है इसकी पहचान। चलो अब इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट, दशानन, 10 है आनंद जिसके, जिसका, जिसके, जिसका, जिसका और जिसका, ठीक है। इन सब वर्ड का यूज़ हो रहा है। जैसे दशानन में 10 है आनंद जिसके, तो इसमें किसका जिक्र किया है? इसमें किया है रावण का। सो मतलब देखो दोनों पद अप्रधान है, जिक्र किसी तीसरे व्यक्ति का किया है, इसलिए ये है बहुव्रीहि समास। और सेकंड है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी महादेव का इसमें करा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश, सॉरी। और नेक्स्ट है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, ओके, वो है नारायण। इसलिए मतलब इन सब में और किसी की बात कही है, और किसी के बारे में लिखा है, और किसी की विशेषता बताई है। सो मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की, तो ये होता है बहुव्रीहि समास। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। परिभाषा पढ़ेंगे पहले। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अभी हम उदाहरण देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन उदाहरण से पहले आपको पता होगा कि तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं, ठीक है। उनके बारे में जान लेते हैं। ये होते हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है। ये सब होते हैं। जैसे आप याद करते होंगे, कर्ता को करण से, और के लिए से, संप्रदान, मतलब जो भी आप याद करते हो वही होते हैं इनमें। ये होते हैं हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण, ठीक है, यानी भेद। और ये इसके आगे इसके उदाहरण लिखे हैं। स्वर्ग, प्रास, स्वर्ग को जो प्राप्त होता है उसको, ये है कर्म। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, धनहीन, धन से हीन, राजपुत्र, राजा का पुत्र, वनवास, वन में वास। अब नेक्स्ट है जो हमारा समास, वो है द्विगु समास, ओके। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, आपने पढ़ा था अभी, और जिससे समूह या संख्या का बोध होता, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। पहचान देख लो, पहला पद संख्यावाचक होता है हमेशा, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं आप द्विगु समास के। अब इसके उदाहरण है त्रिभुज, ओके, यानी 3 भुजाओं का समूह। देखो आपको ये पहचान आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये द्विगु समास है वो तो आसानी से क्लियर हो गया होगा, बिकॉज जहाँ भी संख्या दिखे आपको उस पर आँख बंद करके बता दो उसको कि वो द्विगु समास है, ओके। चलो अब ये पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कि है समास पहचानने की आसान ट्रिक्स। जो भी समास होते हैं सबको पहचानने के आसान ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट है अव्ययी भाव, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। अक्सर पहला पद अव्ययी होता है। उदाहरण प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो इसका पहला पद होता है, जिसका पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है, वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास। सेकंड है तत्पुरुष, जो हमारा तत्पुरुष समास होता है उसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अब इजी ट्रिक ये है कि जिसके बीच में का, के, की, को, से, में, पर, के और ये आदि ऐसे लाइक का, के, की ऐसे भाव जो आते हैं, वो जिसमें आए वो होता है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे उदाहरण राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पे का आ रहा है इसलिए आप बोल दोगे कि ये तत्पुरुष समास है। अब नेक्स्ट है कर्मधारय, जिसमें विशेषण प्लस विशेष्य हो। जैसे एक पद दूसरे पद की विशेषता बताते हो, जैसे नील कमल, यहाँ पे कमल की विशेषता नील बता रहा है, यानी नीला बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला कमल है इसलिए।
सो यहाँ पे ये बता रहा है कमल की विशेषता, इसलिए आप इसको बोल दो कि ये कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास, जिसमें संख्या प्लस शब्दों, पहले संख्या आ गई, वो तो देखो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, वो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। द्वंद्व समास देख लेते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, यानी जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, इन सब के बीच में क्या आता है, और का हम यूज करते हैं, और वो ही हो जाता है हमारा द्वंद्व समास। मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान हो और शब्दों के बीच और तथा या ये सब लगाया जाता हो। चलो अब नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। एकदम इजी है। एग्जाम टिप देख लो। पहले विग्रह करना है हमें समास का, जैसे दशानन है, इसका विग्रह करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा समास है। ये थी हमारी एग्जाम टिप। चलो अब जल्दी से कर लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक, तत्पुरुष समास के उपभेद पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक बार फिर से रिकॉल करने के लिए तत्पुरुष समास की हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो, उसे हम कह देंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसके उपभेद पढ़ लेते हैं एकदम ईजी तरीके से। मैं बस मेन बातें आपको उसकी बताऊंगी। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है कर्म तत्पुरुष विभक्त को। ओके, उदाहरण स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन हमने डिटेल से नहीं पढ़ा था, इसलिए हम फिर से पढ़ रहे हैं। और कितनी कलरफुल पेज है, पढ़ने का मन कर रहा है अच्छे से। सेकंड है करण तत्पुरुष, जिसमें से के द्वारा ये सब आए, जैसे हाथ से लिख दिए, इसमें से आया है ना, इसलिए। यानी ये याद कर लो, कर्म में को आता है और करण में से या के द्वारा आता है, संप्रदान में के लिए, अपादान में से, और संबंध में का, के, की, और अधिकरण में या पर। ओके, चलो अब पढ़ लेते हैं आज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो था मेरी वीडियो का, वो है समास के महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि देखो आपने पूरा समास पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपको चाहिए होंगे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब जिसकी प्रैक्टिस करके आपको पता चल सके कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो उसके लिए ही मैं ये क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 10 क्वेश्चन है, इजी है सब। आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, बाकी सब का मैं आपको बताऊंगी। सो क्वेश्चन 1 है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? सो इसमें है अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्लस दिन। प्रत्येक प्लस दिन से बनेगा हमारा प्रतिदिन। सेकंड है राजपुत्र का समास विग्रह करना है सिर्फ। सो राजपुत्र का, राजा का पुत्र, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। और इसमें समास कौन सा होगा? इसमें होगा हमारा तत्पुरुष समास। थर्ड आ जाएगा हमारा क्वेश्चन माता पिता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, सो ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। मैंने जब भी जो समास, ये माता पिता जो भी समास है, जब भी मैंने वो समास बताया था, हमेशा आपको माता पिता वाला ही एग्जाम्पल दिया था। सो ये आप बताओगे। आप पढ़ लेते हैं फोर्थ, नील कमल में कौन सा समास है? ओके, सो नील कमल में हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, और इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा नीला कमल। ओके, नेक्स्ट है त्रिभुज में कौन सा समास है? ठीक है, देखो संख्या आ रही है, इसलिए इसमें आएगा द्वंद्व समास। सो इसमें द्वंद्व समास नहीं, इसमें आएगा द्विगु समास। और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? तीन भुजाओं का समूह या तीन भुजाओं वाला। उसके बाद हमारा 6th है दशानंद का समास विग्रह कीजिए। इसका समास विग्रह करना है, लेकिन हम इसमें समास भी बताएंगे कौन सा है। सो आपने पढ़ा था कि जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें किसी मतलब तीसरे व्यक्ति का जिक्र होता है। सो दशानंद क्या है? बहुव्रीहि समास है, और इसका समास विग्रह करना है। इसका हो जाएगा 10 है आनंद जिसके। ठीक है, अर्थात रावण है वो। सो किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र किया है, इसलिए हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। उसके बाद 7th है देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्त में कौन सा समास है? सो देशभक्त में हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, विग्रह क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास के देखो पार्ट भी होते हैं, तो तत्पुरुष समास में जो संप्रदान तत्पुरुष होता है वो हो जाएगा। विग्रह देख लेते हैं आप। देश के लिए
भक्ति, तो वो कहलाती है देशभक्ति। एंड उसके बाद है 8th क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में देखो पंच का वो हो रहा है तो संख्या है, इसलिए द्विगु समास, आप इसको इजीली बता दोगे। ठीक है, और इसका समास विग्रह हो जाएगा 5 वटों का समूह। उसके बाद 9th है सुख दुख में कौन सा समास है? सुख और दुख लिखते हैं इसलिए ये हो जाएगा द्वंद्व समास, बहुत ज़्यादा इजी था। और उसके बाद 10th है लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, क्योंकि किसी तीसरी व्यक्ति का इसमें जिक्र किया है, और इसका विग्रह हो जाएगा लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। ओके, इसी के साथ हमारे ये सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हाँ, आपको जो माता पिता वाला क्वेश्चन था, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। हमने 16-17 मिनट में आसानी से समास पूरा पढ़ लिया है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बाय।